हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न पिछले काफी समय से कमेंट्स के द्वारा और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मिल रहे थे कि सर इस पर क्लैरिटी दें, और आपके क्वेश्चंस को देख के ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को मेंटेनेंस के मामले में काफी सारी कंफ्यूजन अभी तक भी है। वैसे तो दोस्तों यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आदमी जब ज्यादा भी देख लेता है तो उसके बाद भी उसको कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट दिया था और उस जजमेंट के बाद से सारी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अभी दोनों ही पार्टी को अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट देना होता है। अब इस एफिडेविट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आपको इस एफिडेविट में क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या कोर्ट के सामने रखना होता है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम चीजें बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के मेंटेनेंस के केस में बहुत काम आएगी। चाहे वो मेंटेनेंस का केस 125 सीआरपीसी के अंतर्गत हो, चाहे डीवी एक्ट के अंतर्गत हो, चाहे पत्नी ने सेक्शन 24 के अंतर्गत जाकर के आपसे मेंटेनेंस क्लेम किया हो, सभी जगह पे आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प देगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अब दोस्तों, पहला अहम क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बताया था कि एफिडेविट के साथ ऐसा ऐसा आपको इसमें भरना होता है, ऐसी ऐसी चीजें देनी होती है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की बात बता रहा हूं। जो लॉ में है, जो एफिडेविट का फॉर्मेट है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वो बात आज की इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा। अभी प्रैक्टिकली आप अगर लड़के हैं, लड़के पक्ष से हैं और आपसे एफिडेविट मांगा जाता है, तो आपकी कोर्ट से पहली मांग ये होनी चाहिए कि सर रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में ये क्लियरली मेंशन है कि जो एफिडेविट है वो पहले पिटिशनर फाइल करेगी, तो पहले लड़की एफिडेविट दे, उसके बाद हम देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, कोर्ट आपको ये कह देते हैं कि चलिए ठीक है, आप लड़िए मत, आप एक काम करिए, दोनों लोग एक साथ एफिडेविट दे दीजिए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दोस्तों, जब भी आप एफिडेविट जमा करते हैं तब आपके सामने प्रैक्टिकल समस्या आती है कि मैं इसके साथ क्या कह दूं, क्योंकि एफिडेविट में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, यदि आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां से आपको परमानेंट सैलरी मिलती है, तो ऐसे में सबसे सिंपल है कि आप अपनी एक सैलरी स्लिप वहां पर कोर्ट में दे दीजिए, वो सफिशिएंट है आपकी इनकम को दिखाने के लिए। और लायबिलिटी में यदि आपके ऊपर लोन चल रहे हैं तो लोन स्टेटमेंट दे दीजिए, जिसमें कि मेंशन होना चाहिए कि लोन आपने कब लिया था, कब तक आपका लोन चलेगा, क्या आपकी ईएमआई बनती है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें मेंशन करती हुई एक लोन स्टेटमेंट है। अगर आपकी लोन चल रहे हैं तो उसको भी फाइल कर दीजिए। दो चीजें हो गई, बैंक स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट। इसके अलावा दोस्तों आईटीआर की बात आती है। यदि आप आईटीआर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी आपकी सैलरी या इनकम कम है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप उसकी कॉपी भी अपने एफिडेविट के साथ लगाएंगे। अब सवाल उठता है, सर बैंक स्टेटमेंट की कॉपी कितने टाइम की लगानी है? तो आप पिछले 1 साल की स्टेटमेंट की कॉपी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 3, 4, 5 साल की आपको स्टेटमेंट की कॉपी लगानी है। आपका 1 साल का पिछला जो स्टेटस है वो आपकी पोजीशन को कोर्ट के सामने क्लियर कर सकता है, तो उतना सफिशिएंट है। और इसके अलावा जो आईटीआर भी आप लगाते हो, अब जैसे उसमें लिखा है शादी के टाइम की आईटीआर लगाइए, अब शादी हुई 2004 में, आज 2022 चल रहा है, तो वो आईटीआर आपको कहां से मिलेगी? तो आप वहां पे नॉट एप्लीकेबल सीधा सीधा लिख सकते हो। जो आपकी करंट आईटीआर की कॉपी है वो आप वहां पर लगा सकते हैं। करंट लगा सकते हैं या ज्यादा पिछले ईयर की लगा दीजिए, इतना ही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेशन के टाइम की, आपको शादी के टाइम की, आपको करंट की देनी है। ये एफिडेविट में जरूर मेंशन है, लेकिन कई बार ये प्रैक्टिकल नहीं होता। सेपरेशन हुए भी आदमी को 7-7, 8-8 साल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस समय हम आईटीआर भरते ही नहीं थे, आज भरते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो भी एफिडेविट में लिखा है ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको सारी चीजें देनी ही है। अगर आप पे एप्लीकेबल होती हैं तो आप दो, नहीं एप्लीकेबल होती हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो। जनरली आपने लड़की के एफिडेविट को देखा होगा, पूरा फॉर्मेट का प्रिंट निकाला होता है और हर एक चीज के आगे नॉट एप्लीकेबल लिखा होता है, N/A। तो क्या है ये? अभी एक मामला मेरे पास आया था, उसमें लड़का कह रहा था कि लड़की अपनी बैंक स्टेटमेंट दाखिल नहीं कर रही है। तो कोर्ट को यह कहा गया कि भाई दाखिल कर दो। कोर्ट ने एक बार लड़की को कहा अपनी बैंक स्टेटमेंट दाखिल कर दो, लड़की ने दाखिल नहीं करी। तो जो हस्बैंड था उसने फिर कोर्ट से कहा कि इनसे बोला जाए कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दाखिल करे, तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया हम कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, अगर वो नहीं देना चाह रही तो ना दे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पार्ट पे ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं देते, आपकी सैलरी क्लियर कोर्ट को नहीं करते, तो फिर पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर हो जाएगा, वो आपकी सैलरी कितनी भी एज्यूम कर ले, क्योंकि लड़की ने तो काफी ज्यादा लिखी होती है। जैसे हमने कई मामलों में देखा है कि लड़की ने लिखा होता है इसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन उसकी एक्चुअल सैलरी 30,000 रुपए या 35,000 रुपए ही थी। तो अगर आप कोर्ट में अपनी सैलरी स्लिप ही नहीं देंगे तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि लड़की सही कह रही है या गलत? तो कोर्ट तो फिर उसी के फिगर के हिसाब से आपकी सैलरी को एज्यूम करके मेंटेनेंस बांध देगी, तो आपका उसमें नुकसान हो जाएगा। आप ये मत देखिए कि वो नहीं दे रही है तो मुझे भी नहीं देना। आप प्रॉपर सही तरीके से चलिए। आप सैलरी स्लिप जरूर दीजिए, बैंक स्टेटमेंट जरूर दीजिए, ताकि कोर्ट को सही जानकारी मिल सके कि आपकी पोजीशन क्या है और आपके ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज हैं
उनकी सारी चीजें अटैच कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके साथ आपके पेरेंट ऐसे हैं जिनके साथ कुछ मेडिकल समस्याएं हैं, तो उन सारे मेडिकल के पेपर भी आप अपने एफिडेविट के साथ जरूर लगाएं, जिससे कि साबित हो कि हाँ हर महीने आपको काफी सारा खर्चा उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे भी करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर लोअर कोर्ट से ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो भी गया तो एटलीस्ट लोअर कोर्ट जो अपना ऑर्डर में लिखेगी वो सारी चीजें लिखेगी ना। हमारे साथ भी कई मामलों में हुआ है कि भाई एफिडेविट के साथ ये लगाया गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए गए थे, तो एटलीस्ट जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो उन चीजों के आधार पर आपको वहां पर रिलीफ मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट को फाइल करते हुए ध्यान में रखनी है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एक लकीर को खींच करके उसी पे चलना ये सही अप्रोच नहीं होती है। जो एप्लीकेबल है लिख दीजिए, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको छोड़िए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।